बीएससी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, परिवर्धन जैविकी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम रीजनरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज जानकारी ले रहे हैं ये रीजनरेशन क्या होता है, इसके बारे में मुख्य रूप से आपको बता दूं कि रीजनरेशन को हिंदी में पुनरुद्भवन कहते हैं। ये पुनरुद्भवन का अर्थ है कि जो किसी जानवरों में, विशेष तौर पे जीवों में, कुछ ऐसी विशेषता होती है कईयों में कि जो अपने खोए हुए अंग, कोई खोया हुआ भाग, उसको पुनः प्राप्त कर ले, पुनः बना ले, नया बना ले, उसको मॉडिफाई कर ले। तो जो क्षतिग्रस्त हुआ हो या जिसका क्षय हो गया हो या जिसका नाश हो गया हो, उस अंग का, ये जो सामने आपको चित्र नज़र आ रहे हैं दो ऊपरी, हमारे व्याख्यान और हम जो बात कर रहे हैं उसके शुरुआत में ही, तो उसमें एक बाएं हाथ की ओर प्लेनेरिया का है, जिसके अंतर्गत उसके अगर 3 टुकड़े कर दिए जाए, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ये तीनों ही भाग पुनः एडल्ट बन जाते हैं, यानी पुनः जीव बन जाते हैं, अर्थात पूर्ण जीव बन जाते हैं। प्लेनेरिया 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे, एक प्लेनेरिया के 3 टुकड़े कर दिए जाए। तो बहुत सारे एनिमल्स में देखने को मिलता है, अर्थों में भी देखने को मिलता है। अभी हम बात करेंगे आगे। आपने घरेलू छिपकलियों की पूंछ का टूटना और उनका वापस उगना ये भी देखा होगा। ये पूंछ का टूटना और छिपकलियाँ अपनी खुद की पूंछ तोड़ देती है। ये कॉर्डेट्स, तो यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स दोनों में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आइए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि ये रीजनरेशन या पुनरुद्भवन है क्या। जैसा कि नाम बन रहा है, पुनरुद्भवन मतलब फिर से रीजनरेट करना, फिर से बनाना। तो इसको समझने के लिए एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत, परिवर्धन जैविकी के अंतर्गत अब तक हमने जाइगोट, उसके विभेदन की कोशिकाएं, उत्प्रेरण, कंपिटेंस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। ये पढ़ लिया कैसे विभिन्न कोशिकाएं पर अपना स्थान ले लेती है, कैसे वो फ्यूचर में, आने वाले समय में क्या अंग बनाती है, कैसे उनकी प्रक्रिया चलती है, सब काफ़ी कुछ जानकारी हमारे पास आ गई है। और मज़ेदार बात यह है कि जब ये एनिमल बन गए और एनिमल बनने के बाद फिर इनका हास हो गया। लास्ट जब हम पढ़ रहे थे तब हमने आपसे कहा था कि एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया तो वापस नहीं होता, डी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। फिर हमने आपसे कहा कंपिटेंस इस तरह से होता है कि जो कोशिका का वक्त निकल गया वो कोशिकाएं आगे काम नहीं करती, वापस से कुछ दूसरा प्रेरक आ जाए तो भी। लेकिन उसके विपरीत हम एक और बायोलॉजिकल प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, जैविक प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पुनरुद्भवन में कुछ अंग ऐसे टूट जाते हैं या वहाँ के सेल्स डैमेज हो जाती है, तो वो वापस से डिजनरेट होकर के, डिफरेंशिएट होकर के, वापस से एकत्रित होकर के और नया अंग बना देती है, आधा अंग बना देती है, पूर्ण बना देती है, या कभी कभी पूरा एनिमल भी बना देती है कुछ पोर्शंस। तो आइए इनके बारे में, इस इंटरेस्टिंग फिनोमेनन के बारे में, प्रक्रिया के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये पुनरुद्भवन की बात या नाम ट्रेमले ने 1744 में, 1744 में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हाइड्रा पे। हाइड्रा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हाइड्रा एक इन्वर्टिब्रेट एनिमल है और उसकी खासियत है कि वो उसके टुकड़े कर दीजिए, वो प्लेनेरिया की तरह ही वापस से ग्रो कर जाता है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इन्होंने 1744 में ये इस पे काम किया और काफ़ी कुछ चीज़ें जानकारी दी। और उसके तत्पश्चात मॉर्गन ने 1901 में इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन किया। और मॉर्गन ने बहुत सारी चीज़ें, मॉर्गन ने भी बहुत सारी लिखी और उन्होंने बताया कि ये वो प्रक्रिया है जिसके अंदर जंतु अपने शरीर के डैमेज या क्षतिग्रस्त भाग या अन्य भागों को पुनर्निर्माण करने की क्षमता रखता है। जैसे हमारे बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डेथ होती है, वापस होती है, लेकिन उसे रीजनरेशन हम नाम नहीं देते। वो तो रिप्रोडक्शन की तरह से काम होता है। कुछ कोशिका बनती है, कुछ कोशिकाएं टूटती है। रक्त की कोशिकाएं लगातार निरंतर बनती है और टूटती रहती है, बनती है और टूटती रहती है हमारे शरीर में। लेकिन ये अलग प्रोसेस है और ये रीजनरेशन है, बड़ा फाइनल लाइन है इसके बीच में। ये एक चित्र है जिसमें मैंने इसमें जोड़ने की कोशिश करी, रीजनरेशन इन स्टारफिश। ऐसे ही इस टॉपिक को समझने के पॉइंट से कि अगर स्टारफिश को इस तरह काट दिया जाए तो स्टारफिश पुनः इस प्रकार ग्रो कर जाती है। वो दोनों, ये जो आप 5 भुजाएं देख रहे हैं स्टारफिश की, उस 5 भुजाओं में से भी, से भुजा वाले भाग से भी एनिमल बन जाता है, और जिसमें सेंटर पीस हो या एनिमल हो, बाकी के 3 भुजाएं, वो बाकी की 2 भुजाएं बना लेती है। आगे और चित्र भी देखेंगे। ये हायर एनिमल में एक्सोलोटल लार्वा है। एक्सोलोटल लार्वा
ये लार्वल स्टेज के अंदर पाया जाता है, न्यूटनी शो करता है। कभी और बात करेंगे इसकी। अभी तो मुख्य बात है कि इसमें लिम्ब रीजनरेट हो सकता है। अगर इसका लिम्ब कट जाए, टूट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये रीजनरेट हो जाता है। साइंटिस्ट ने इस पर बहुत सारे काम किए। उन्होंने देखा कि इसको काट दिया जाए तो इसमें ब्लास्टेमा बन जाता है, और ब्लास्टेमा बन के कॉनिकल सा स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर ये पूरा का पूरा एक लिम्ब तैयार हो जाता है अलॉन्ग विथ फिंगर्स एंड ऑल। लेकिन ये डिपेंड करता है कहाँ से कटा है। एम्फीबियंस में विशेषता होती है, फ्रॉग के अंदर भी एक खासियत होती है। ये भी एम्फीबियन है, अभी बात करेंगे इसकी भी। पुनरुद्भवन के प्रकार, बहुत सारे साइंटिस्ट पुनरुद्भवन के अलग अलग प्रकार बताते हैं, लेकिन इसकी जो कार्य प्रणाली है या कुछ और चीज़ें उसके आधार पर अगर हम इसकी बात करें तो ये भिन्न भिन्न जंतुओं में देखने को मिलता है। कई तरह के, हमने प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लिया, सेलेमेंटर का एग्जाम्पल लिया, रेप्टाइल्स के अंदर एग्जाम्पल लिया, पक्षियों में भी देखने को मिलता है, स्तनधारियों में भी क्षमता तो है ही घाव भरने की। और हमें, मैंने कहा कि रक्त हमारे शरीर पे घाव हो जाए तो अगर बहुत बड़ा पोर्शन निकल जाए तो वो रीग्रो करके उस पर कवर हो जाता है, स्किन आ जाती है, मसल आ जाती है, टिश्यू आ जाती है, यहाँ तक कि नर्व सेल तक लंबी होकर ग्रो कर जाती है, ब्लड वेसल्स ग्रो कर जाती है। ये रीजनरेशन की कैपेसिटी अगर इसको मानी जाए तो ये भी है। घाव भरने की क्षमता कम से कम वो तो है ही है। आइए ज़रा इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, कार्य की एक शारीरिक कार्यात्मक पुनरुद्भवन। इसके अंतर क्या होता है, नियमित रूप से जैसे हमारी कोशिकाएं टूट रही है आरबीसी की, वो कोई और स्किन ऊपर से हट रही है, हमारे शरीर की रोज स्किन के सेल्स हटते रहते हैं। चोट लग जाने पे बहुत बड़ा पोर्शन स्किन का हट जाता है, ग्रो कर जाता है। तो लगभग ये प्रक्रिया लगातार चलती है, फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन होती है। ये किसी एनिमल के अंदर कभी भी हो सकती है, हमारी हड्डियों में होती है, कार्टिलेज हट करके बोन बन जाती है, बोन बाद में एजिंग के टाइम पे बोन में से कैल्शियम निकल निकल के बोन हल्की हो जाती है। ये सब चलती रहती है, रीजनरेट भी होती है और डीजनरेट भी होती है, दैट इज डीजनरेशन। एक क्षतिपूर्ति अतिवृद्धि, कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी एक और प्रकार की होती है कि इसमें हानियों की भरपाई या क्षतिपूर्ति ऊपर हो जाए कहीं पर तो उसको पूर्ण करने के लिए। जैसे अगर मानव में इसका एक एग्जांपल लिया कि किसी आदमी की एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरी किडनी एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और वो दोनों किडनियों का लगभग काम करने का प्रयास करती है। तो क्षतिपूर्ति होने के कारण वो बढ़ जाती है। रीजनरेशन तो नहीं, पर हाँ उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो रुकी हुई जो बन चुकी थी चीज़ उसका वापस से बनना, बड़ा होना, ये रीजनरेशन की श्रेणी में ही रखा जाए। तो कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, कंपेंसेटरी मीन्स क्षतिपूरक के रूप में कभी कभी ये इस प्रकार काम कर हो जाता है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर में। किडनी में तो बहुत आसानी से देखा जा सकता है। एक तीसरा और है रिपेरेटिव रीजनरेशन, पुनःस्थापक पुनरुद्भवन। जीवों में साधारण चोट लगने पे कुछ समय बाद घाव भर जाता है, अपन देखते हैं ना। इसी प्रकार छिपकली कटी हुई पूंछ परिवर्तन हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये रिस्टोर्शन ऑफ ऑर्गन, रिस्टोर्शन ऑफ टिश्यू, रिस्टोर्शन यानी पुनर्स्थापन, जो चीज़ टूट गई हट गई उसको वापस बना लिया जाए, तो उसके लिए भी होता है। बाकी ये बड़ा, मैंने अभी तो शुरू में कहा था फाइन लाइन। फाइन लाइन का मतलब है बहुत, रेखा बहुत ही पतली है इसके बीच में कि कौन से को तो आप रिजनरेशन कहते हो, किसको रिस्टोर्शन कह रहे हो, और किसको रीजनरेशन कह रहे हो, और किसको रिप्लेसमेंट कह रहे हो। तो प्रोसेस ऑफ रिपेयर, रिन्यूअल, जो खोए हुए क्षति हो गए बॉडी पार्ट, उसको भी रीजनरेशन कह सकते हैं, चाहे वो पूरा बना नहीं हो, वहाँ कोई स्कार टिश्यू बन करके या कोई और टिश्यू बन करके रह गया। ऑर्गन उतना पूरा नहीं बना लेकिन काम भी कर सकता है। खैर, इसको आगे देखते हैं। कुछ प्रोसेसेस और मेथड्स है रीजनरेशन के, इंटरेस्टिंग है, आप और हम समझ लें तो इस पर छोटे नोट्स या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ये विभिन्न जंतुओं में पुनरुद्भवन की विभिन्न क्षमताओं के विभिन्न प्रकार से होती है। मॉर्गन नहीं, मैंने आपको कहा टीएच मॉर्गन ने बहुत काम किया इस पर, तो उन्होंने इसको इन दो हिस्सों में टीएच मॉर्गन को जाता है इसका श्रेय कि टीएच मॉर्फोलॉक्सिस और एपीमॉर्फोसिस। समझाने के उद्देश्य से मैंने मॉर्फोलॉक्सिस पहले लिया, आपको आसानी समझ में आएगा। छोटे एनिमल्स में होता है, छोटे से मतलब है निम्न स्तर के एनिमल, छोटे से साइज छोटा नहीं, निम्न स्तर के प्राणियों में होता है। किस तरह होता है, जैसे स्पंजेस के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग वो है
कि आप स्पंज को लीजिए और एक कपड़े में से बिल्कुल कोशिका कोशिका अलग कर दीजिए, छान लीजिए उसको कपड़े में से, चलनी में से, और वापस से सारे सेल्स इकट्ठे होकर के नया स्पंज बना देंगे। है ना इंटरेस्टिंग बात? कुछ ज़्यादा सेल्स इकट्ठे होकर के, लेकिन शर्त है कि उसमें पिनाकोडर्म्स और कोएनोडर्म्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही तरह के सेल्स हो या कुछ डैमेज सेल्स हो, लेकिन ये एक टिपिकल चीज़ है। और जब ऐसी चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इसमें ब्लास्टेमा की ज़रूरत नहीं होती है ना, कहीं ब्लास्टेमा नहीं बन रहा है स्पंजेस में, और इपीमॉर्फोसिस में ब्लास्टेमा बनता है। ब्लास्टेमा क्या है, मैं समझाने का प्रयास करूँगा आपको। एक डायग्राम देखें, इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएगी। मॉर्फोलॉक्सिस के अंतर्गत जैसे ये हाइड्रा का एक लाइन डायग्राम बनाया है समझाने के लिए, कि अगर इसको इस तरह काट दिया जाए तो इसमें ब्लास्टेमा का निर्माण नहीं होता। ब्लास्टेमा एक कनिकल शंकु रूपी टिश्यू इकट्ठा हो जाता है। पहले डिफ्रेंशिएट होते हैं सेल्स, फिर वहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर वापस से रीडिफ्रेंशिएट होते हैं और उस अंग को बना देते हैं, यानी हड्डियाँ, उंगलियाँ, संरचना, स्किन, सब चीज़ बन जाती है। पढ़ेंगे अभी आगे। खैर पहले इसको समझ लें, ब्लास्टेमा का निर्माण नहीं होता। बचे हुए अक्षत ऊतकों को, यानी जो अनडैमेज्ड टिश्यू है, उसके पुनर्गठन से पूरा ऊतक या अंग फिर से निर्माण होता है। यानी जो टिश्यू बच गया पीछे, वो रीऑर्गेनाइज होता है, डी डिफ्रेंशिएट होता है, और वापस से सारी कोशिकाओं को, जो कोशिकाओं का आगे की और जो कोशिकाएं मौजूद हैं उससे, तो इसमें हाइड्रा का हेड हटा दिया गया था, हाइड्रा ने अपने नया हेड बना लिया। इसी तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आर्कियोसाइट से नए स्पंजों का निर्माण, यानी कोशिकाओं को अलग अलग कर दिया। स्पंज की कोशिकाओं को, स्पंज पॉरीफेरा का जंतु है, तो उस पर उसको अलग कर दिया और कपड़े तक से छान दिया उन कोशिकाओं को। एक एक कोशिका अलग हो जाए तो वो वापस से रीऑर्गेनाइज हो जाती है, रिसंगठित हो जाती है, वापस उसी पैटर्न पे बन करके नया स्पंज बना लेती है। तो हाइड्रा के भी छोटे छोटे टुकड़े पूर्ण हाइड्रा बनाने में होते हैं। इपीमॉर्फोसिस क्या है? इपीमॉर्फोसिस, यहाँ पर एक एम्फीबियन का आर्म या हाथ दिखाया गया है, जैसे मैंने अभी न्यूएट का आपको दिखाया था, उसका सैलेमेंडर का दिखाया था। तो यहाँ देखिए आप, एक्सोलोटल लार्वा का दिखाया था, सैलेमेंडर के लार्वा का। तो इसके अंतर्गत ये अगर इस तरह हाथ काट दिया जाए, लाइन से हाथ कटता हुआ दर्शाया है यहाँ पर, इस तरह से काट दिया जाए तो इसके ऊपर ये ब्लास्टेमा बनता है। ये एक शंकु रूपी उभार बनता है इस ठूठ के ऊपर। ये टिश्यू हट गया। ये ब्लास्टेमा की कोशिकाएं पहले तेज़ी से विभाजित होती है, यानी डी डिफ्रेंशिएट होती है, विभाजित होती है, फिर एक शंकु आकार का, यानी ऐसा कॉनिकल स्ट्रक्चर बनता है। फिर धीरे धीरे वो चपटा हो जाता है, और चपटा होने के बाद वो फिर ये बाकी सारे, इसमें सारे तरह के ऊतक, हड्डियाँ, सब चीज़ें बन जाती हैं। तो ये बड़ा सुनियोजित, प्लान्ड तरीके से काम होता है। इसे इपीमॉर्फोसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉर्फोलैक्सिस और इपीमॉर्फोसिस अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आज हम तो सिर्फ इस, जिसमें आज संवाद में हम सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इन्वर्टिब्रेट ढंग से समझ लें। मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारे जंतुओं में पुनरुद्भवन होता है। मैंने यहाँ पर एक एक फाइलम का नाम इसलिए लिखा कि हम बात एक एक फाइलम की करेंगे, कि क्या प्रोटोजोआ में होता है, क्या क्या पॉरीफेरा में होता है, क्या सीलेंट्रेटा में होता है, प्लेटिया एल्वेंथिस में होता है, क्या निमेटोडा में होता है, क्या एनलिडा संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन होता है, क्या आर्थ्रोपोडा में होता है, क्या इकाइनोडा में होता है, क्या। तो छोटा छोटा एग्जाम्पल देखेंगे और बात को समझेंगे। ज़्यादा देर जरूर लगेगी, लेकिन बात आसानी से समझ में आ जाएगी। ये एक और मुझे नेट के ऊपर डायग्राम मिला था, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने आपसे शेयर करने का उद्देश्य से शेयर किया। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि ये स्पंजेस है, डिमोस्पंज या कैल्केरिया, हेक्साकैंथेलिडा, ये एक स्पंज का प्रकार है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार ये भी रीजनरेशन के मैपिंग है। ये बिल्कुल लोअर एनिमल हो गए, ये ओबिलिया हो गया, मेड्यूसी हो गई, ये सीरेंट्रेटन्स हो गए जिनमें हो रहा है, ये एनलिडा मोलस्का निमेरिटेंस हो गए, ये देखिए ये एनलिडन्स हो गए, पॉलीकीट वर्म्स हो गए, ये प्लेनेरिया तो अभी डायग्राम आपने देखा ही। ऊपर ये आर्थ्रोपोडा का लॉबस्टर हो गए, इनमें भी हो जाता है। कोई आर्म, कोई अपेंडेज टूट जाए तो वहाँ एंटीनी बन जाती है, कोई ऐसे घाव बन जाए तो उन पे भी हो जाता है। इधर की तरफ आप देखिए, ये फिशेस, ज़ेब्रा फिश भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये काइनोडर्म का
स्टारफिश है, ये सी कुकुम्बर है, सी कुकुम्बर में भी रीजनरेशन होता है। ये लोअर आर्थ्रोपोड कॉर्डेट्स है, उनमें भी हो रहा है। और ये देखिए ऊपर हायर एनिमल्स में भी हो रहा है। सैलेमेंडर्स है, इधर आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस है जिनमें ये होता है। इधर ये ज़ेब्रा फिश है, एम्फीबियम में तो पड़ी रही यूरोकॉर्डेट, यूरोडेला और कॉर्डेटा में। और ये देखिए मैमल में डियर के एंटलर्स। आपसे बात कर रहा था और मैंने आपसे कहा कि कोई चीज़ ऐसी जैसे हमारी लाल रक्त कोशिकाएं, इसी प्रकार डियर जानते होंगे आप शायद, इनके एंटलर सींग उग जाते हैं, ये सींग झड़ जाते हैं, फिर नए बनते हैं, फिर वापस से रीजनरेट होते हैं। ये लड़ाई झगड़ों में टूट जाते हैं, नए बने आते हैं। ये हमारे नाखून की तरह नहीं, लेकिन फिर भी ये वैसे ही ग्रो कर रहे होते हैं, यानी टूटते हैं फिर वापस नए हो जाते हैं। ये झड़ते भी हैं, बहुत बड़े बड़े एंटलर। तो है इंटरेस्टिंग चीज़। और ये भी एक तरह का रीजनरेशन माना जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसको नहीं मानते। देखिए रीजनरेशन स्पॉन्जेस, वो जो बात जो पहले छोड़ी थी इन्वर्टिब्रेट की, उसी की बात करते हैं। स्पॉन्जेस का एक बहुत सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है। स्पॉन्ज तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार ये स्पॉन्जेस होते हैं। और इसे कैंची से दर्शाया गया कि टुकड़े टुकड़े कर दिए स्पॉन्ज के। चॉप पीसेज आर रन थ्रू मीट ग्राइंडर, और जिसमें से बिल्कुल ग्राइंडिंग कर दी जाए मीट के ग्राइंडर से, इसके और चूरा चूरा कर दिया। देखिए मैंने आपसे कहा कोएनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स इसमें मौजूद रहेंगे, तो ये बड़े आसानी से बना लेगा। ये रहा देखिए, तो ये सेल्स मौजूद हैं। जब ये सेल्स वापस से छोड़ दिए गए लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर, तो इन्होंने एग्रीगेट वापस इकट्ठे हुए पूरा एक नया स्पंज बना लिया। ये स्पंज वैसे ही सब कैनाल वैनाल वैसे ही बना लेगा अब आगे चल करके। है इंटरेस्टिंग चीज़। तो ये स्पंजेस के अंदर रीजनरेशन होता है, बिल्कुल होता है साहब। और बहुत लोगों ने इसको स्टडी किया और बहुत डिटेल में किया कि कैसे कैसे हो सकता है, कितनी कितनी तरीके से एनिमल रीजनरेट होते हैं। तो अगर आप इसको समझें, देखें और कभी मौका लगे और तो आप इसे अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में भी देखने को मिल सकता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ साइकन की एग्जांपल हमने लिया और आर्कियोसाइट्स और पिनाकोसाइट्स की बात कही कि अगर ये मौजूद हैं, सारे सेल्स मौजूद है साथ में, दोनों तरह के तीनों तरह के सेल्स मौजूद हैं, तो स्पंज बन जाएगा। सीलेंट्रेटा का अनदर गुड एग्जाम्पल, सीलेंट्रेटा प्लेनेरिया में वो पुनरुद्भवन भी होता है। देखिए इसका डायग्राम, प्लेनेरिया तो दर्शाता बाकायदा है कि अगर इसको काट दिया जाए, ट्रेमले नहीं 1774 में हाइड्रा के टुकड़ों पे मैंने आपको पहले बताया था, और बेसल डिस्क वाले टुकड़ों पे हाइपोस्टोम व स्पर्शक, मुख वाले टुकड़ों के ऊपर व्रंत और अधोबिम का विकास होते हैं। ऊपर वाले पे नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाले पे ऊपर वाला पोर्शन पूरा बन जाता है। और ऐसा माना जाता है कि चूंकि हाइड्रा सिंपल है, आराम से डिफ्रेंशिएट हो जाता है, विभेदीकरण में सभी प्रकार की कोशिका बना सकती है, तो इसलिए इजीली हो जाता है। तो सीलेंट्रेट तक तो आप बहुत आराम से एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया इसके बाद बिल्कुल सा प्लेटियलमेंथिस का मेंबर है, ट्रेबेलेरिया का। इसमें प्लेटियलमेंथिस के इस मेंबर में प्लेनेरिया में बहुत ही बेहतरीन क्षमता देखने को मिलती है। और इनमें भी वैसे ही सेम, इसको आड़े हॉरिजॉन्टल काट दीजिए, लंबा काट दीजिए, कैसे भी काट दीजिए। तो इसमें कुछ साइंटिस्टों ने इस पर काम किया और उन्होंने बताया कि जब इस तरह कट जाता है तो वहाँ उस कटे हुए भाग में उपस्थित नियोब्लास्ट्स, एक नया नाम दिया नियोब्लास्ट्स। तो ये नियोब्लास्ट सेल्स एकत्रित हो जाती हैं और ये टोटीपोटेंट कोशिका बन जाती है। टोटीपोटेंट में उससे कोई भी चीज़ बन सकती है। डुबाए, सेजल, सेंजल, ब्रैंडस्टैंड, वुल्फ और ग्रॉस। डुबाए, सेंजल, ब्रॉन्स्टेड, वुल्फ और ग्रॉस, ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इस पर बेहतरीन काम किए। उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेनेरिया डेवलप करे जिनके 3-3 सर, इस तरह से काटा उनको कि उनके 3-3 सर बन गए। उनके सेक्शनिंग लंबवत बना के उनमें निशान इस तरह डाले कि उसमें 3-3 सर का हेड रीजन का, हेड तो नहीं कहना चाहिए, एंटीरियर रीजन का वापस बन गए। और बड़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं देखने के लिए। ये मैंने अभी अभी हाइड्रा की बात करी है आपसे, ये तो सुंदर सा डायग्राम था तो इसलिए ले लिया है। तो कलर डायग्राम बनाया हुआ, तो इस तरह हाइड्रा अगर बीच में 2 टुकड़े कर दिए जाए तो दोनों छोटे और छोटे से फिर बन जाते हैं बड़े। ये एनिलिड्स का एग्जांपल है कि किस प्रकार सेगमेंटेड एनिमल्स के अंदर भी इस तरह की एक चीज़ होती है। और ये
अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि किस तरह पहले वुंड हीलिंग होती है, अगर बीच में से काट दिया तो वुंड हीलिंग होती है। वुंड हीलिंग होने के बाद जो अग्रभाग है उसके पश्च भाग जहाँ पर वुंड बना है वो तो बंद हो जाता है, और जो पश्च भाग है जहाँ पे वुंड बना है उसमें से नया अग्रभाग बनने लग जाता है। तो क्या क्या कंडीशंस होती है वो देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वुंड का क्लोजर होता है, वहाँ जो मसल्स मौजूद है, सर्कुलर मसल मौजूद है, वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के सर्कुलर सिकुड़ने का रहेगी, ट्यूब बंद हो जाती है ना, वुंड इपिथीलियम बन जाएगा, उसके ऊपर कवरिंग आ जाएगी। अनरेगुलेशन ऑफ जीन इन वुंड्स, अब वहाँ जो वुंड में सेल्स मौजूद हैं उनकी जो जीन्स है उसमें अनरेगुलेशन हो जाता है इपिथीलियन एडजेसेंट टिश्यू के अंदर, और न्यूरल मॉर्फोलेक्सिस शुरू हो जाती है वहाँ पे। सेल प्रोलिफरेट करते हैं, सेल माइग्रेट करते हैं, हाई ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी नेचुरली वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी बन जाती है, बढ़ जाती है ब्लास्टेमा में। नर्व ग्रोथ बन जा शुरू हो जाती है, मसल फाइबर ग्रोथ इनटू ब्लास्टेमा, मसल्स बन जाती हैं, सब चीज़ें अच्छी तरह से फंक्शन, अगर भाग बनना तो ब्रेन तक बन जाते हैं, सर्कुलर मसल फाइबर्स नहीं आ जाती है, गेंगलियन नर्व के गेंगलियन बन जाते हैं, और इस तरीके से काम होता है। इस डायग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि कैसे कौन सी चीज़ों की ग्रोथ तेज़ी से होती है, किस में शुरुआत में कुछ नहीं होता, फिर धीरे 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 किस प्रकार सारी चीज़ें बढ़ती है, और यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ तक कि गट की मॉर्फोलॉक्सिस भी होती है, क्योंकि गट भी तो होगा ना अगर अर्थवर्म को काटा तो। कंटिन्यू एडिशन ऑफ सेगमेंट्स, टिश्यू ग्रोथ, यानी कि जो चीज़ मिसिंग है वो ग्रो कर जाती है पिछले भाग से अगले भाग की और अगले भाग से पिछले भाग के वाले में। आर्थ्रोपोड के अंदर मैंने अभी कहा श्रृंगिकाओं के अंदर ये बेस कोक्सा बेसिस, और इस तरह जॉइंटेड अपेंडेजेस के कुछ अपेंडेजेस टूट जाएं तो उनमें भी हो जाती है। ये स्टारफिश है, इकाइनोडर्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। स्टारफिश की आर्म अगर डैमेज हो जाए, टूट जाए या लगड़ जाए तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है, बल्कि बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है, किसी किसी के अंदर 5 की जगह 7 आर्म्स तक बन जाती है। एनरीडा में मैंने आपसे कहा आर्थ्रम में देखने को मिलता है, अर्थवर्म के सिर वाले हिस्से के साथ अगर इस भाग और सिर का थोड़ा हिस्सा है तो टेल रीजन बन जाता है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि अर्थवर्म लंबा है और अगर इसके बीच के टुकड़ों को सिर के बाद काटा जाए तो पिछले वाला हिस्सा डैमेज हो जाएगा, लेकिन उसमें से कोई नया सिर नहीं बनेगा। आगे सिर वाले हिस्से के साथ अगर 5-6 टुकड़े जुड़े हुए हैं तो पूरा पीछे एनिमल बन के आ जाएगा। मोलस्का में रीजनरेशन कम है, कभी कभी ऑक्टोपस और इस प्रकार के एनिमल में आर्म की ग्रोथ देखने को मिलती है, अथवा पैला और इन सब जो दूसरे छोटे एनिमल्स हैं उनमें आई की जो स्टॉक है वो ग्रो अगर काट दी जाए या डैमेज हो जाए तो वो वापस ग्रो कर जाती है। आर्थ्रोपोडा में मैंने आपको बता ही दिया, क्रस्टेशियंस में कुछ एनिमल्स के अंदर क्रेफिश में इसमें अपेंडिस बच जाता है। इकाइनोडर्मेटा ब्रिटल स्टारफिश, इसमें बहुत सी लिलीज, होलोथूरिया, आहारनाल रसन को गुदा से बाहर निकाल कर देता है। वो क्या करता है, खतरे में होता है या नॉर्मल कंडीशन के अंदर, अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपनी आहार नाल को और उसको गुदा द्वार से उसको बाहर निकाल देता है, पूरी आहार नाल को बाहर की ओर निकाल देता है, और फिर वो डैमेज कर देता है। दुश्मन से बचने के लिए कभी कभी इस तरह का प्रयुक्त करता है वो, जब वो पूरी बाहर निकल जाती, टूट जाती तो नहीं, वापस अंदर बन जाती, रीजनरेट हो जाती है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही कि हमने इन्वर्टिब्रेट्स की रीजनरेशन की बात करी। अब हम कॉर्डेट्स के रीजनरेशन की बात करेंगे। अभी थोड़े समय पश्चात हम कॉर्डेट्स की रीजनरेशन की बात करेंगे।